चलिए बताइए क्या पढ़ रहे थे हम लोग बच्चा लोग? बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ाई हो रहा था शायद, आए ना? चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे, BOHRS, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अगर मैं बात करूँ टू बी मोर प्रिसाइज, मतलब अगर मैं ज़्यादा स्पेसिफिकली बात करूँ तो जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो एक्चुअली में हाइड्रोजन एटम के लिए डिफाइन किया गया है। इसके लिए डिफाइन किया गया है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ बोर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। अच्छा, हाइड्रोजन के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोग समझ सकते हो, तुम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हो। देखो सुनो, हाइड्रोजन की अगर बात करें हम, हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे ना बच्चा, तो हाइड्रोजन को अगर ध्यान से देखें एच से लिखते हैं कि नहीं लिखते? आपको पता है एच जो होता है ना वो ऐसे लिखा जाता है, 1 और 1 लिखा जाता है, आया ना? देखो ये क्या चीज बताता है? जेड। ये क्या चीज बताता है? जेड। और ये क्या चीज बताता है बच्चा? बोलो, ए, है ना? यानी जेड, और जेड क्या होता है बच्चा लोग जल्दी बताओ, आराम से सीखेंगे पहले ना। जेड क्या होता है बच्चा? प्रोटॉन के बराबर होता है क्या? जेड का मतलब प्रोटॉन होता है क्या? और प्रोटॉन का संख्या कितना हो गया? 1। अच्छा, प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है क्या? क्यों सर? क्योंकि इसमें कोई आयन है बेटा? नहीं, आयन्स नहीं, इसका तो न्यूट्रल है वो। अगर न्यूट्रल है तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? ऑब्वियसली सेम होगी। अगर न्यूट्रल है तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? सेम होगी। देखो यहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया? 1 हो गया ना। अच्छा, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे बेटा? न्यूट्रॉन निकाला तो A माइनस, अब 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये बात समझ में आ गया ना? हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन, क्लियर है? हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। क्लियर है कि नहीं बताइए मेरे को आप। अब इसको और बोल सकते हैं कि बोर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन और एलिमेंट और स्पेसीज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। लो भाई, मतलब यही पता चल गया कि हाइड्रोजन के लिए भी हो सकता है या फिर कोई ऐसा स्पेसीज जिसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है ना? तो बोर्स एटॉमिक मॉडल, कौन सा मॉडल? किसके लिए वैलिड है? या फिर वैसा एलिमेंट या वैसा स्पेसीज या वैसा आयन्स जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? अब देखो तुम लोग बोले सर बताइए, देखिए हीलियम, देखिए हीलियम पे प्लस का साइन दे दीजिए। अब वैसे हीलियम पे क्या इलेक्ट्रॉन होता है? हीलियम पे क्या इलेक्ट्रॉन होता है? एक प्लस होगा, क्या होगा बताओ? 2 माइनस 1 कितना आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, नहीं आ गया? एक और काम करो, लिथियम के ऊपर क्या प्लस लगा दो, 2 प्लस लगा दो। लिथियम का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन भी 3, क्या प्लस आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसका? क्या बचा? बहुत अच्छा, तो 3 में से क्या घटा देंगे? 1, 2 ना, क्या बचेगा? मतलब कहने का ये दोनों आयन्स है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि सर बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है ना वो हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है या वैसा स्पेसिफिक जिसका इलेक्ट्रॉन कितना है, जैसे कि हीलियम प्लस, जैसे कि लिथियम 2 प्लस, आया ना? ये सब के लिए वैलिड होता है कौन? बोर्स एटॉमिक। और हम लोग बहुत सारे लाइन्स लिखवाए थे कि स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है जिसका एनर्जी क्या होता है? फिक्स होता है। किसी भी ऑर्बिट, फिक्स ऑर्बिट में एनर्जी चेंज यानी ना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी सप्लाई करें तो वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से क्या कर जाएगा? जंप करके दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा, याद करिए। या फिर अगर उससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल लिए वो जंप करके हायर ऑर्बिट से किस में आ जाएगा? बताए थे इसका एक चीज़ और पढ़ाए थे, पता है क्या? कि जिस ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना? क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है, बताए थे सब ना? क्लियर है ना? तो हम लोग आज जो है ना
बहुत ही न्यूमेरिकल बेस्ड हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, यानी कैलकुलेशंस सीखने वाले हैं, सारे फॉर्मूले डिराइव करने वाले हैं। देखो एक्चुअली में बच्चा केमिस्ट्री में खास करके डेरिवेशंस नहीं आता है। मैंने क्या बोला? केमिस्ट्री में डेरिवेशंस नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम लोगों को जानना चाहिए, अगर बेसिक पता रहेगा और थोड़ा सा डिटेल्स में ज़्यादा पढ़े रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम चीज़ों को सही ढंग से क्या कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे और क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से टैकल कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए हम पूरा डेरिवेशंस कराएंगे, ठीक है ना। डेरिवेशंस करने के बाद हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे और तब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे, है ना, कैलकुलेशंस और मोड्स ऑफ कैलकुलेशंस और मोड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है बच्चा। अच्छा बताओ, किसी भी एटम में कितने ऑर्बिट हो सकते हैं? ऑर्बिट कितने सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं? बहुत सारे, याद करो ना। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, याद है कि नहीं याद है? बोलिए, बताए थे ना। तो कितने तरह के, कितने ऑर्बिट्स हो सकते हैं? n तरह का ऑर्बिट होते हैं। नहीं, अब हम कैलकुलेशंस कहाँ करेंगे? हमको पता नहीं कि हम फर्स्ट ऑर्बिट में कर रहे हैं कि सेकेंड ऑर्बिट में कर रहे हैं कि थर्ड ऑर्बिट में कर रहे हैं कि फोर्थ ऑर्बिट में कर रहे हैं, तो हम कोई भी हमको पता, तो हम मान लेंगे ऑर्बिट की संख्या n। अब n जो भी रहेगा पता चलेगा बाद में। अब सारे फॉर्मूला किस रूप में निकालेंगे? n के रूप में निकालेंगे, ठीक है ना। देखो हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे, समझिएगा क्या है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम एक एटम बना और बीच में क्या बना दिए और उसमें ऑर्बिट बना दिए। मान लो कि इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, क्या है? इलेक्ट्रॉन, है ना। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस, लेकिन न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं। चार्ज किसके पास होता है? तो यहाँ हो गया प्रोटॉन। और प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन कितना होता है? एटम किसके बाद होता है? अब चार्ज ऑफ प्रोटॉन का तो जल्दी होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस ई की माइनस ई, प्लस ई की माइनस ई, पता है यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस में जेड और ई लिख देंगे। नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया? आ गया? क्या है बताओ? जेड का मतलब प्रोटॉन, काई को है, और जय को प्रोटॉन रहेगा, जय को चार्ज होगा, तो एक प्रोटॉन का चार्ज को ई बोलते हैं। काई को प्रोटॉन है इसमें? तो कितना का टोटल चार्ज? जेड। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चा? जेड को क्या बोलते हैं? नहीं समझ में आया? मतलब ये किसका चार्ज है? ये किसका चार्ज है? ये न्यूक्लियस का। किसका चार्ज है ये? क्योंकि न्यूक्लियस में कौन रह रहा है? प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज सिर्फ किसके पास होता है? क्लियर है? एकदम कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत अच्छा बात। इसको तो जेड को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, तो इस ऑर्बिट की कोई दूरी होगी क्या? अरे होगी क्या? चलो इसे कोई दूरी मान लेते हैं। क्या मान लिए बच्चा? दूरी बताओ। यहाँ दूरी मान लिए r। दूरी क्या मान लिए? छोटका r की बड़का? छोटका r। कोई दिक्कत नहीं, छोटका r मान लिए। कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऊपर लगेगा कि दौड़ेगा? दौड़ेगा ना। कौन सा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा नहीं करेगा? अच्छा, ये तब दौड़ेगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। मान लो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, कितना बताइए? क्या है? लेट कर दीजिए। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, वेलोसिटी लेट कर लो। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। अभी कैसा ऑर्बिट है? इन आर्बिट्ररी ऑर्बिट। समझते हो आर्बिट्ररी का मतलब? आर्बिट्ररी का तो समझते हो? कोई भी एक ऑर्बिट लिया गया है, आपको ऑर्बिट पता भी नहीं है। n के टर्म में लिया जाएगा। n कौन हो सकता है? 2 हो सकते हैं। अतः बोलेगा थर्ड, n की जगह पर क्या रख देंगे? बोलेगा पीक, n की जगह पर
आर्बिट्ररी मतलब अभी हमको ऑर्बिट क्लियरली पता एन मान के बनाएंगे। क्या मान के बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ऑर्बिट लेंगे। तो ऑर्बिटरी ऑर्बिट में पहले क्या करेंगे? लेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आर्बिटरी ऑर्बिट इज, क्या मान लिया वेलोसिटी? क्या मान लिए? कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है बताओ। अच्छा ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, वाह वाह, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब मेरा बच्चा बताओ तुमको, जब ये इलेक्ट्रॉन का मास भी कुछ होगा क्या? अरे मास भी होगा क्या? तो चलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मान लें ना, या नहीं मान, अच्छा मान लेते, चलो मास क्या मान लिए? m। अब इसका मास कितना हो गया? अब तुमको पता है जब भी कोई कौन सा मोशन करता है उस पे कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ। कैसा फोर्स लगता है? इधर की तरफ। इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? इधर। तो बाहर की तरफ फोर्स लगा इधर। इसको क्या नाम देते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। तो लिखोगे है ना, इलेक्ट्रॉन experience centrifugal force। किधर की तरफ? रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं। क्या होता है इसको? रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। अच्छा इसका वैल्यू पता है क्या होता है बच्चा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का m into v स्क्वायर बटा में r होता है। एकदम आराम से सीखेगा तो क्या होता है बच्चा? m into v square by r होता है, ठीक है ना? तो तुम बोलेगा सर अगर इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? ना ना ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स है, सेंट्रीपीटल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपीटल फोर्स। वो रेडियली इनवर्ड और सेंट्रीफ्यूगल का तो रेडियली आउटवर्ड, और दोनों आपस में बराबर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर जाता है, नहीं। समझ में नहीं आया? आ गया? तो सुनिएगा ध्यान से, ये सेंट्रीपीटल कैसे आएगा देख, समझ आराम से देख। इसका इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, प्लस की माइनस? पक्का? अच्छा ये माइनस चार्ज। और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? तो पता है प्लस वाला क्या करता है? माइनस को खींचता है। क्या करता है? तो क्या ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस वाला चार्ज क्या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा? नहीं लगेगा, तो उस पर लगता है। वही बोलते हैं कौन सा फोर्स में उसको अंदर की तरफ लगेगा ना, इसके अंदर की तरफ फोर्स करेगा। इसको बोलते हैं कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझना था ना? यहाँ क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स। ऑन किस पे लगाएगा? किधर? रेडियली इनवर्ड। रेडियली एंड एक्ट्स एज, यही कैसा फोर्स काम करेगा? एक्ट्स एज सेंट्री। अरे वाह वाह, तुम सब जानता है। यही काम करेगा कौन सा फोर्स की तरह? सेंट्री। और इसको बताएगा कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं? कूलम्स बताता है। कौन बताता है? इसका तो पहले बता देते हैं, वैल्यू कैसे, क्योंकि फिजिक्स में पढ़ोगे 12, कौन सी क्लास में पढ़ोगे? 12 में पढ़ोगे, ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, इसको ना लिख लेते हैं, है ना? यहाँ पर है ना, तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रो लग रहा है ना, इसका वैल्यू होता है K, क्या वैल्यू होता है? इनटू चार्ज। चार्ज कितना है? Q1। Q1 करेगा तो कितना? Q2 कितना है? बटा में डिस्टेंस कितना है यहाँ से अंदर? R का। ये समझ में शायद नहीं आए तुम लोगों को, लेकिन मैं बता सकता हूँ तुम लोगों को, है ना? परेशान नहीं होना। यहाँ पे तो बगल में मैं समझा देता हूँ, यहाँ बगल में समझ लोगे ज़्यादा चलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे वो चार्ज है,
कैसा चार्ज है? और यहाँ पे वो चार्ज है बच्चा, कितना? दूरी मेरे दोनों का कितना है दूरी? अब हमको पता नहीं अभी कि दोनों क्या करेगा, लेकिन पक्का अगर दोनों प्लस होगा तो रिपेयर करेगा, अगर दोनों माइनस होगा तो भी, इन्हें को प्लस से माइनस होगा तो हमको पता नहीं। तो यहाँ पे देखिए फोर्स होता है, फोर्स एफ की वैल्यू कैसे दिया जाता है? के Q1 Q2 अपटा में के को भी ऐसे लिख सकते हैं, के को 1/4 पाई 1/4 पाई और Q1 Q2 अपटा में, ये होगा फोर्स का फॉर्मूला होता है। नहीं समझ में आया? ये फॉर्मूला तो लगा दिए ना, Q1 के जगह पर Z ही है और Q2 की जगह पर E है। नहीं समझ में आया? प्लस और E जिससे पता चला ट्रेड करेगा तो डायरेक्शन किधर होगा? अब सोचो, ये हो गया सेंट्रीपिटल, ये हो गया क्यू का, अब दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? एन जाएगा पता नहीं, इसलिए सेम ऑर्बिट में घूमते रहता है। समझ में नहीं आ रहा? अरे नहीं आ रहा? पक्का? बहुत अच्छा, वाह वाह। तो आगे बढ़ते हैं ना, चलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? कौन सा बताओ? वही बोलो, ये इलेक्ट्रॉन ये होगा ना। एक्चुअली क्या होगा ना, जब कोई भी मास सर्कुलर मास पास पर घूमता है ना, तो नेचुरली उसमें वो बाहर की तरफ फोर्स लगता है। और कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक्चुअली उसका डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में। कहाँ पढ़ेंगे? कि रीजन क्या है उसके पीछे, एक्सेलरेशन होता है, डायरेक्शन चेंज होता है ना, जिसके कारण एक फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, उसका डिटेल्स कहाँ पढ़ेंगे? सर्कुलर। हाँ, लेकिन अभी आपको अपने स्वयं में वो नहीं आएगा। इतने चाहिए, अगर कोई भी पार्टिकल कौन सा पाथ पे चलेगा और उसका अगर मास होगा तो बाहर तरफ क्या लगेगा? उस पर सेंट्रीफ्यूगल, और उसका वैल्यू ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आया? अब चार्ज के कारण तो फोर्स लगे रहा है, वो किधर लग रहा है फोर्स? तो इनवर्ड वाला फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल और आउटवर्ड फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ये दोनों आपस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? उसी ऑर्बिट में क्या होता रहेगा? बहुत अच्छा, समझ आ गया ना? नहीं आया? पक्का? कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं ना? अच्छा ठीक, चलो देखो इधर सुनो, अब आराम से सीखते जाना, ठीक है ना? अब देखो इधर क्या बोला बच्चा? इक्विलिब्रियम। ओहो, क्या लिख रहे हैं? इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रोन। क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रॉन के सेंट्रीपिटल दोनों आपस में बराबर होगा। अरे पक्का ना? इधर क्या लिखेगा? एम भी का पता में बराबर के इंटू ना जेड स्क्वायर हो जाएगा। देखो देखो ना, ई गुना ई, ई गुना ई। हाँ, जेड पता नहीं क्या है? क्या है? प्रोटॉन की संख्या, नंबर, एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक, है ना? बहुत अच्छा। जेड के स्क्वायर पता में कुछ कटा क्या? एक बार कट गया, इधर क्या बचा? बराबर में काम आएगा, काम आएगा, रख लेते हैं। तो क्या नंबर बोलते हैं? अरे बोल। अच्छा, ये वो ऑप्शन पता है तुमको क्या? कि लेट ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या है? तो ऑर्बिट हमको पता क्या मान लेंगे? फ्रॉम बोर्स मॉडल। जल्दी बताओ, फ्रॉम BOHRS बोर्स मॉडल। तुमको बताया गया था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्या होता है? NH/। समझ में नहीं आया? आ गया। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला MBR था।
अरे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एमबीआर था। क्या है एमबीआर बराबर बाई। सही है, सही है। ओके, एक काम करो, यहाँ से इसको क्या मान लो क्वेश्चन, क्या मान लो, काम आने वाला है। देखो काम करो, रुक जाओ, यहाँ से काम करो, यहाँ से आर को वैल्यू निकाले, ज्यादा अच्छा रहेगा। आर को वैल्यू निकाले, बताओ तो क्या लिखेगा, m into पक्का ना, इसको 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 लीजिए, इसको ही क्वेश्चन को लीजिए, इसको मत इसको लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, फायदे में रहोगे। तो हमको कई कोई क्वेश्चन बन गया बच्चा, कई को बन गया, अरे वाह, अब एक इक्वेशन मिला, दो इक्वेशन मिला, है ना। अब हम पता क्या कर सकते हैं, अब कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले क्या निकालें, देखो अभी तक हमको पता नहीं हमको क्या क्या निकालना है, अरे बोलो हमें क्या क्या पार्ट करना है, फाइंडिंग किसका किसका होने वाला है, आने वाले अगले स्लाइड्स में क्या क्या फाइंड करने वाले हैं। अरे बताओ क्या क्या फाइंड करने वाले हैं। पहला फाइंड करने वाले वेलोसिटी को, किसके वेलोसिटी को, किसके वेलोसिटी को, जो घूम रहा है ना। दूसरा पता क्या फाइंड करने वाले हैं, रेडियस पता करने वाले हैं, कहाँ घूम रहा है, ऑर्बिट का रेडियस। क्या निकालने वाले हैं, अरे बोलो, ऑर्बिट का रेडियस। तीसरा चीज पता क्या निकालने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं। अरे क्या निकालने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी, कितना एनर्जी इसके पास है काइनेटिक में, है ना। और क्या निकालने वाले पता है, और बताओ क्या निकालने वाले, और बताओ क्या निकालने वाले, और बताओ क्या निकालने वाले है। आप पता क्या निकालने वाले, पोटेंशियल एनर्जी, क्या निकालने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल एनर्जी। इतना हम लोग क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। और तब हम लोग स्पेक्ट्रम सीखेंगे, रेडिएशंस वगैरह, समझा। इतना चीज हम लोग निकालने वाले हैं आने वाले अभी स्लाइड्स में, है ना। तो सबसे पहले क्या निकाल लें, क्या निकाल लें, चलो आगे बढ़ते लिखेंगे कैलकुलेशन 4, लिखेंगे कैलकुलेशन 4 बताओ क्रॉमिक क्वेश्चन मत जल्दी बोल, अला नहीं क्रॉमिक क्वेश्चन याद है, फर्स्ट याद है, एमबीएस में कितने पर क्या आता के जेड ई बटा में टू से क्या आया था, फ्रॉम टू, हाँ आर इक्वल टू, अरे बोलो, अरे यहाँ देखो कि आप लोग क्या है, 2 पाई। देखो काम करें, हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी, आर का मतलब देश का वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ आर, है ना। सो देखो पुट द वैल्यू इसमें रखो, यहाँ से m बराबर बटा आर के जगह पर, हालांकि हम स्लो कर रहे हैं, हम चाहते जा रहे हैं इसको किधर भेज देते, समझा है ना। तुम लोग होशियार हो, लेकिन फिर भी हम चूंकि ये जाएगा रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं, के जेड डी का बटा में गुना में, अरे ये गया क्या, अरे वो भी गया क्या, इधर भी बच गया क्या, भी का वैल्यू बताओ तो, के जेड एन एच पक्का, कोई दिक्कत, देखो काम करो इससे, देखो जैसे भी रहने दो, एक काम करो 2 पाई 2 के
जेड की स्क्वायर, यह काम करते रहने दो। अब बटा में समझ में नहीं आया, आ गया। आप देखो, सुनो ध्यान से, क्या सुने थी? देख, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 2 पाई क्या है? कांस्टेंट। ये भी क्या है? ई का वैल्यू ये स्क्वायर भी क्या है? एच भी क्या है? बताए ना, फ्लैक्स कांस्टेंट नहीं बताए थे? तो बचा भी किस पे डिपेंड किया? किस पे डिपेंड किया? जेड बटे ओके। जेड क्या है और एन क्या है? नंबर ऑफ। अरे वाह वाह, इनवर्सली है क्या? ऑर्बिट बढ़ने से वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर ऑर्बिट बढ़ा तो वेलोसिटी, यानी जैसे जैसे हायर ऑर्बिट में जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, स्पीड क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। नहीं, पहला ऑर्बिट में स्पीड ज्यादा होगा, दूसरा का में स्पीड, तीसरा का में, चौथा में नहीं सुनना यार, आ गया पक्का। एक कॉन्सेप्ट के रख दे हम सबका। चलो तुम लोग को पता है कॉन्सेप्ट का वैल्यू, चलो अलग से लिख देता है कि तुम लोग को बढ़िया से समझ में है ना। देखो आपको पता है ना 2 पाई लिखेगा 6.28 नहीं समझाया आए। अब के का वैल्यू पता है तुम लोग को क्या है? 1/4 पाई। इसको पता है क्या लिखते हैं? 9 × 10⁹ कांस्टेंट है। अरे क्या है ये? कांस्टेंट है। और कौन सा कांस्टेंट है? ई का तो सबको पता है, ई का तो पता है ये 1.6 के पावर माइनस चार्ज है, चार्ज आयत का तो पता ही नहीं है। क्या बताते हैं? याद है ना? आए पुटिंग ऑल वैल्यू we get v बराबर v 2.9 into 10 to the power 2.19 into 10 to the power। अब बाकी इधर क्या बचा? ये भाई मीटर पर अच्छा अच्छा बताओ तो फॉर हाइड्रोजन अरे क्या लिखे? जेड पावर कितना? v का वैल्यू फॉर लिथियम। अच्छा हीलियम पहले लिखो, रुको 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 बताओ सर फॉर हीलियम जेड बराबर बताओ तो v का वैल्यू आया ना? अपन लिथियम जेड बराबर v का वैल्यू फिर -6 बोल रहा है, फिर -6 बोल रहा है, माइनस दिखाई दे रहा है तुमको? आए तो माइनस कैसे बोल रहे हो? भी निकाल लिए? अरे हाँ है ना? बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो छाप और है क्या? ये भी है, छापो क्या करो छाप देखो। ओके तो अभी हम लोग क्या निकाल लिए? v का वैल्यू निकाल लिए। कौन सा ऑर्बिट में? nth ऑर्बिट में। कौन सा ऑर्बिट में? अब याद रखो ये रेडियस था और ये क्या निकाल रहा है? तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे रेडियस का। किसका करेंगे? कैलकुलेशन फॉर रेडियस, कैलकुलेशन फॉर कौन सा ऑर्बिट का? nth ऑर्बिट। वेरी गुड, हमेशा ध्यान रखना है। तो देखो बच्चा लोग
क्योंकि बी का वैल्यू अभी तक निकाल के क्या लाए थे 2 पाई के जेड स्क्वायर। अब बटा में पाई क्या था 2 पाई के जेड स्क्वायर बाई है ना। एंड आर और क्या निकल गया था चलो आर का फॉर्मूला बताओ आर हाँ एनएच बाई 2 पाई। अब क्या कर सकता है आर निकालना है ना, तो आर निकालना है तो बी के जगह पर जरूरत दे है ना। पुट करो पुट द वैल्यू ऑफ बी, पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन ऑफ आर। रख तो आर मतलब बी का वैल्यू आर बराबर रखो तो यहां से तो यह कैसे रख दो बटा 2 पाई एम। अब बताओ बी की जगह जल्दी बोल 2 पाई के हाँ। अब ध्यान से कि एनएच कहां चलेगा बच्चा, तो बच्चा ऊपर ही चलेगा तो आर कितना बचेगा हो आर बराबर एन स्क्वायर। अब बटा नीचे बताओ तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई में 2 पाई 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ना। उसके बाद एम एम के जेड के जेड। अब तुमको पता है ना, देखो तो सब जो कांस्टेंट है सब बता ही चुके हैं कौन कौन कांस्टेंट है। तो एन कांस्टेंट होता है ना, ऑर्बिट बदलता है ना, तो ऊपर एन स्क्वायर बाहर निकालो और नीचे में कौन है बाहर निकलेगा, बाकी सब इधर कांस्टेंट आ जाएगा। कौन कौन है बच्चा हाँ आया कि नहीं आया, अरे वाह वाह। तो आर किसके प्रोपोर्शनल हो गया बच्चा, जेड तो हमारा एटॉमिक नंबर है, तो आर जेड क्या बताओ, इसलिए 4 हाइड्रोजन जल्दी बोल 4 जेड के जगह पर आर किसके प्रोपोर्शनल, मतलब ऑर्बिट बढ़ने रेडियस घट जाएगा, ऑर्बिट बढ़ा तो रेडियस घटेगा रे, और स्क्वायर से बढ़ता है नहीं, कैसे बढ़ता है, तो एन अगर बढ़ाओगे तो ऑर्बिट ऑर्बिट नहीं समझ में आया। अब यहाँ पे सब वैल्यू रख दे इसमें आए सब वैल्यू रख दे, तो देखो ऑन पुटिंग all the values of constant। सुनो बच्चा सारे कांस्टेंट को पहले बता दिया है ना कि नहीं, अभी ये r is equal to 0.52 into 10 to the power minus 10 है ना, n स्क्वायर बटे मीटर पर सेकंड क्यों आएगा, अरे रेडियस है, रेडियस क्या होता है मीटर में होता है जी। आप सब दिमाग से 10 के पावर माइनस ये तक तुमको 1 एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर ना, है ना यस सर, अरे सबको पता है ना, यस सर। तो आर का वैल्यू क्या आ गया 0.5 एंगस्ट्रम इनटू में समझ आया। फिर से अगर पूछेगा हाइड्रोजन का जेड की जगह पर, हीलियम के लिए जेड की जगह पे, और लिथियम के लिए समझ में नहीं आया, पक्का एक काम करें, और हाइड्रोजन जेड बराबर आर की जगह पर सही है ना, है ना। अगर बोले पहला ऑर्बिट एन की जगह क्या रखोगे, सीधे याद रखें आंसर, ऐसे ही तुम्हें घोषला और एरिया जेड बराबर आर का वैल्यू आता भागा देने को से 0.26 दूनी 52 और 52 फिर 4 दूनी
सही बात है। Yes, sir. अपोर न्यू और क्लिक किया जल्दी बोल। गेट पावर 3. 8 का बार जल्दी बोल। 3 से भागा दे। 3 इकाई। हाँ 17 किया। 19 छोड़ दिया। 3 किया। कितना है सर? 10 के पास गुने है ना स्क्वायर। हाँ? ये आ गया किसका? लिथियम का। अरे वाह, तो तुम लोग समझदार रहिए। इतना आसानी से सब रेडियस हो गया ना। तो आज हम लोग कौची निकालना सीख गए। रेडियस और अगला दिन सीखेंगे एनर्जी। अगला दिन सीखेंगे कौन कौन सी एनर्जी? काइनेटिक और समझा गया। उसके बाद धड़ाधड़ क्वेश्चन, धड़ाधड़ एकदम क्वेश्चन बनाएंगे। तुम जितना बनाना है समझना। खटाखट 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 क्वेश्चन बनेगा, है ना।